नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा हूँ। ये फंडामेंटल राइट्स की लास्ट क्लास है जिसमें मैं आर्टिकल 29 से लेके 35 तक बातें करूँगा। ये वीडियो भी थोड़ा सा हो सकता है 15-20 मिनट से ज़्यादा ही बने, क्योंकि इसमें बहुत सारी बारीकियों को मैं अध्ययन करूँगा जैसे कि एक यूपीएससी स्टूडेंट को करना चाहिए। आर्टिकल पढ़ना अलग बातें होती हैं कि आर्टिकल पढ़ लें एक तरीके से कि आर्टिकल पढ़ लें, आर्टिकल 29 क्या कहता है, 30 क्या कहता है। ये तो सही पूछे थे कि एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए आएगा या छोटी मोटी परीक्षाओं के लिए होगा। लेकिन आप अगर आईएएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको आर्टिकल्स तो याद रहे नहीं है, उसके साथ साथ उसकी समझ को भी आपको विकसित करना होगा कि उसकी समझ क्या है, और साथ ही साथ संविधान वेत्ताओं ने उसको लिखने से पहले उनकी सोच क्या थी, इनके बारे में भी जानना है। और साथ ही इस समय जो मुद्दा है, इस समय वर्तमान में समसामयिक घटनाओं से आप किस प्रकार से इन आर्टिकल्स को अटैच कर रहे हो, ये भी आपको देखना है। क्योंकि आपकी परीक्षा में 3 स्टेज होने हैं। आपको मैं अभी थोड़ा सा बताता हूं एक चीजें। जैसे आपकी परीक्षा में 3 स्टेज होने हैं, यहां पे लिख रहा हूं, जगह नहीं है। पीटी, मेंस और इंटरव्यू। आपको पता है पीटी जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, मैंने बताया था। मेंस जो होता है रिटन होता है। बहुत सारे लोग अभी शायद नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा बताना फर्ज बनता है कि आपको बता दूं। पीटी में तो ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आप इसमें कहते हैं ना कि स्मार्ट गेसिंग करके भी निकाल सकते हो कुछ चीजें, जैसे कि आपको थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता है तो हिंट मिल जाएगा। लेकिन मेंस के लिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। मेंस में आंसर राइटिंग करनी है, आपके कॉन्सेप्ट एकदम भयानक तरीके से क्लियर होने चाहिए। और साथ ही अगर मेंस के बाद इंटरव्यू में तो समझ लीजिए आपका साक्षात्कार होना है। उसके लिए तो आपको बढ़िया चीजें समझ विकसित करनी होगी। ये विषय वस्तु की समझ क्या होती है इसको विकसित करनी होगी। चलिए बातें तो होती रहेंगी बहुत सारी। मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ आर्टिकल 29 से। आज का जो मुद्दा है संस्कृत और शिक्षा का अधिकार। फंडामेंटल राइट्स में ये संस्कृत और शिक्षा का अधिकार है। संस्कृत और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से लेकर 29 और 30 में दिया गया है। अल्पसंख्यक के संस्कृत और शिक्षा को सुरक्षित करने का जो अधिकार है आर्टिकल 29 से 30 में दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं। पहला 29 कहता है किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिनकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति हो सुरक्षित रखने का अधिकार है। कह रहे हैं कि किसी भी भाग में, भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी जनता है उसमें अगर एक प्रकार की विशेष बोली है, विशेष भाषा है, विशेष लिपि है, विशेष संस्कृति है, उनको सुरक्षित रखने का जो अधिकार है वह संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, फंडामेंटल राइट्स है। इसका वायलेशन नहीं किया जा सकता। इसको अगर राज्य अतिक्रमण करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो संस्कृत को बचाने के लिए जा सकता है। अब बात आती है यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हूं अल्पसंख्यक। यहाँ पे अल्पसंख्यक एक होते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक, एक होते हैं भाषाई अल्पसंख्यक। संविधान धार्मिक और भाषाई दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों को ये सुरक्षा प्रदान कर रहा है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे अल्पसंख्यक हो। साथ ही एक चीज और बता दूं, ये जो अल्पसंख्यक शब्द है, अल्पसंख्यक शब्द संविधान के किसी भी भाग में परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नहीं किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान की अल्पसंख्यक शब्द को, जैसे आईएएस पूछेगा पीटी में कि अल्पसंख्यक शब्द संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में बढ़िया से डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया है, तो ये कथन गलत होगा अगर आपको ये पता है कि इसमें अल्पसंख्यक वर्ग को, अल्पसंख्यक क्या होते हैं इसको डिफाइन नहीं किया गया। अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि अल्पसंख्यक कौन है। एक वकील है, अल्पसंख्यक कौन है करके एक केस चल रहा है, वो बड़ा चर्चा का विषय है। वो आपके करंट अफेयर में उसको पढ़ना आपको सही रहेगा। करंट अफेयर के लिए उसको पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे उसको सिर्फ हिंट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि कौन है, इसको देख लीजिएगा कि अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं रखी है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। वो परिभाषा एक जैसी होनी चाहिए, और भारत के परिप्रेक्ष्य में और राज्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषाएं क्या अलग हो या एक जैसे हो, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाया गया है। फिलहाल वहां पे नहीं जाते, हम अपने मुद्दे पे रहते हैं। कह रहे हैं बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति हो उनको सुरक्षित रखने का अधिकार जो है वो एक फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 29 कहता है। और 30 कहता है, आर्टिकल 30 कहता है शिक्षा संस्थान अल्पसंख्यक वर्गों को
अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। अपनी शिक्षण संस्थान जैसे कोई अल्पसंख्यक है वो अपनी शिक्षण संस्थान को स्थापित कर सकता है, जैसे सिख हुए या कोई भी चीज हुआ, वो अगर अल्पसंख्यक हैं, कहीं भी अल्पसंख्यक है, भारत की शासन ने, भारत की संसद ने जिनको अल्पसंख्यक बताया है, ठीक है, जिनको अल्पसंख्यक बताया है, संसद ने परिभाषित किया है, संविधान ने नहीं, अल्पसंख्यक बताया है, वो अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन कर सकते हैं। इसमें ये अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स है। अगर इसका वायलेशन हो रहा है तो आपके फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, अभी बता रहे किस आधार पे, किस आर्टिकल के तहत जा सकते हो। सभी को अपनी रुचि की संस्थान स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। साथ ही एक बात और आती है यहाँ पे, राज्य का जो रोल होगा, स्टेट का क्या रोल होना चाहिए। स्टेट का रोल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जगह कम है, यहाँ पे समझिएगा कि राज्य क्या करेगा। अल्पसंख्यक वर्गों के इस आर्टिकल में क्या करता है राज्य, देखिए लिखा भी हो, राज्य वित्तीय सहायता के मामले में इन शिक्षण संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। अगर वह राज्य मान लीजिए 100 रुपए एक शिक्षण संस्थान को दे रहा है तो 100 रुपए ही इन शिक्षण संस्थानों को भी देगा, इनमें विभेद नहीं करेगा। राज्य सरकार कोई भी विभेद नहीं करेगी। ठीक है, चलिए आर्टिकल 31 की बातें करते हैं। इनको देता है आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार को प्रदर्शित करता है, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में रद्द कर दिया गया। 1978 में 44वें अमेंडमेंट एक्ट 14th अमेंडमेंट एक्ट में इसको रद्द कर दिया गया, यानी अब आर्टिकल 31 नहीं रहा। संपत्ति का जो अधिकार था, मेरा मुद्दा इस पे बात करने का इसलिए था कि ये जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में दो तरीके से दिया गया था। एक आर्टिकल 31 के तहत आर्टिकल 31 के तहत, और दूसरा था अनुच्छेद 19(1) चा के तहत। 19(1) चा मतलब का, ख, ग, घ, अंगा, चा, ABCDEF। 19(1) F के तहत। ठीक है, 19(1) F के तहत भी संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में रद्द कर दिया गया दोनों आर्टिकल्स को, और अब संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनन अधिकार बना दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन अब फंडामेंटल राइट्स नहीं होके केवल एक कानूनन अधिकार या विधिक अधिकार हो गया। यहां से अब भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप छोटी मोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, किसी भी छोटी मोटी, या आप मतलब बड़ी परीक्षाओं में पीसीएस भी अभी भी ऐसे सवाल पूछते हैं कि संपत्ति का अधिकार क्या है, कानूनी या विधिक अधिकार है, या फंडामेंटल राइट्स है, या दोनों नहीं है, या दोनों है। अब भी लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जबकि देखिए साफ साफ लिख दिया गया है। अब बात करता हूं आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार का रक्षक और गारंटर बताया गया है, कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो फंडामेंटल राइट्स का गारंटर और रक्षक होगा। गारंटर और रक्षक यानी सुप्रीम कोर्ट इनके वायलेशन पर, इनको कंट्रोल करने के लिए, इनके वायलेशन को हटाने के लिए आदेश और निर्देश जारी कर सकता है। आदेश क्या होता है और निर्देश क्या होता है, आप कमेंट करके मुझे बताइए। कमेंट करके मुझे बताइए आप प्लीज, यहाँ नीचे कमेंट करके बताइए कि आदेश और निर्देश में अंतर क्या होता है। आप चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो, दोनों मीडियम वाले आप इसको कमेंट करके बताइए। और जो ये आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इनके फंडामेंटल राइट्स के मामलों में सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार के मामलों में रिट जारी करने का अधिकार है। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को 80 से मतलब हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है।
अभी इसके बारे में 1 मिनट में बात कर रहा हूं, पहले इसके फंडामेंटल राइट के हनन पर कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यहां पे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं, वो सीधे जा सकता, बिना अपीली प्रक्रिया के वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट स्वतः ही संज्ञान ले सकता है फंडामेंटल राइट्स के तहत में। अब बात आती है ये रिट क्या होता है, इसकी रिट की बातें करते हैं। चलिए देखते हैं रिट क्या होता है। रिट WRIT रिट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल शब्दों पर गौर करिएगा, शब्दों पर गौर करिएगा, यहां से IAS का प्रश्न आएगा, देखिएगा ध्यान से। केवल फंडामेंटल राइट्स के संबंध में रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट सभी सामान्य विषयों पर रिट जारी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, यहां पे अगर रिट के मामले में बात करूंगा तो रिट के मामले में हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र बड़े हैं, क्योंकि फंडामेंटल केवल सुप्रीम कोर्ट को जो 32 के तहत मिला है वो केवल फंडामेंटल राइट्स पे। ध्यान रखिएगा, यहां से IAS का बहुत साल फेवरेट क्वेश्चन है, ये IAS PCS का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। यहां से केवल 32 से सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है उसको केवल फंडामेंटल राइट्स के संबंध में रिट जारी करने का अधिकार है, जबकि वही सेम टू सेम अधिकार आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय को सभी सामान्य विषयों पर रिट जारी करने का अधिकार है। यानी अगर कोई मामला गया रिट मतलब आदेश, समझिए, कोई मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट अगर वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है तो उसमें रिट जारी कर सकता है। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन संबंधित नहीं है, फंडामेंटल से संबंधित नहीं है, तो रिट जारी नहीं कर सकता। लेकिन हाई कोर्ट के पास क्या है कि फंडामेंटल हो या कुछ भी हो, मतलब सभी सामान्य कानूनी विषय पर वह रिट जारी कर सकता है। इसके तहत यहां पे हाई कोर्ट बड़ा हो गया। यहां से क्वेश्चन उठता है, मैं बता रहा हूं, जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैं जब टेस्ट सीरीज वगैरह करता था तो मैं इसके 2-3 बार इस विषय पे मैंने 1 या 2 बार मैंने क्वेश्चन गलत किया हुआ, तब जाके मेरा ज्ञान चक्षु खुला, जब मैंने गलतियां की तब खुला। अब बात करते हैं रिट क्या होता है। 5 प्रकार का होता है, केवल 5 प्रकार का होता है, ठीक है। रिट कौन कौन से होते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा शॉर्टकट में हम निपटाएंगे, बहुत विस्तार से बातें नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा आपका जो यहाँ पे मैं पहले बात कर लेता हूँ आपके क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। चलिए ये पीटी छोड़ दीजिए, पहले पीटी नहीं, पहले मेंस की बात करता हूँ मैं। मेंस में इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में आपको डिस्कशन करना हो रिट में, तो आपको रिट के बारे में अगर आप लिखोगे तो रिट के बारे में इन 5 पॉइंट पे 1-1, 2-2 लाइन ही लिखनी है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखना है। इसलिए मैं बहुत विस्तार से भी बातें नहीं करूंगा। वो हमको क्या है ना, हमको कानून नहीं पढ़ना, हमको यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पढ़नी है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है तो आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। फंडामेंटल राइट्स में कह रहा है हार्बियस कार्पस, ये शब्द जो है ये लैटिन शब्द से बना है, लैटिन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है को प्रस्तुत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देगा हार्बियस कार्पस के माध्यम से, बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से, कि जिसको आपने हिरासत में लिया है, जिसका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, उसको प्रस्तुत किया जाए, उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। इसका मतलब होता है, लेकिन ये तब नहीं लागू हो सकता जब यह हिरासत कानून सम्मत हो। सम्मत मतलब उपलब्ध हो, मतलब कानूनन रूप से उसको हिरासत में दिया गया है, तो उसको हिरासत में नहीं कर सकते। या कोर्ट की अवमानना या न्यायालय की अवमानना मानना
या किसी संसद या विधानसभा की अवमानना के आरोप में व्यक्ति को हिरासत में लिया गया तब ये लागू नहीं होगा। तीसरा न्यायालय। और हाँ, अगर कोर्ट के न्याय क्षेत्र में, अगर न्याय क्षेत्र में नहीं आता, जो मामला है वो कोर्ट के न्याय क्षेत्र में नहीं आता तो नहीं आएगा। जैसे अगर मैं इसका एक उदाहरण दूं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास गया और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ, कोई नॉर्मली हुआ, फंडामेंटल राइट्स का नहीं, आप सड़क पे उत्पात मचा रहे थे, कानूनन आपको रख दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट अगर आप पहुंच गए कि मुझे हिरासत में क्यों रखा गया, क्या रखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं कर सकता, बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे फंडामेंटल राइट्स का उपयोग वो नहीं हो रहा है। आपकी आज़ादी है, किसी भी काम करने की आपकी आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे की आज़ादी छीन लो, ये भी ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स जब मिला था ना, तो एक कहानी प्रचलित थी कि जब, एक कहानी है, ऐसे मैं भी सुना हूँ, पता नहीं ये सच है कि गलत है, जब भारत आज़ाद हुआ तो एक आदमी सड़क पे जाके लेट गया, कह रहा है कि अब तो भारत आज़ाद हो गया, हमको आज़ादी मिल गई, हम स्वतंत्र हैं अपने काम को करने के लिए। पुलिस आई, डंडे मार के लेके गई उनको और कही हम भी स्वतंत्र हैं किसी से साथ कुछ करने के लिए। तो इस पे एक कमेंट किसी ने किया था कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक हमारी नाक खत्म होती है, यानी हमारी स्वतंत्रता बस यहीं तक है ना। तो इसको बात ध्यान रखिएगा, पढ़ाने का मतलब ये नहीं। परमादेश, परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ये क्या होता है, अपने अधीनस्थ जो न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है कि आप इस काम को करो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकारियों को जारी किया जाता है, अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ठीक है। प्रतिषेध मतलब होता है रोकना, प्रोहिबिटेड, रोकना मतलब अपने अधीनस्थ न्यायालय को कार्य करने से रोकेगा, ठीक है। कोई भी कोर्ट है अपने छोटे कोर्ट को रोक सकता है, ये रिट जारी करके रोक सकता है, प्रतिषेध करके। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रामाणिकता या सूचना देना। ये पेज मैं आपको पीडीएफ आपको उपलब्ध करा रहा हूं, आप टेलीग्राम पे जाके ले लीजिएगा, मैं पेज आपको डाल दे रहा हूं। इसमें पेज में क्या होता है, मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा कुछ लिखा हूँ, एक्चुअल क्या है, मेरा व्हाइट बोर्ड बड़ा छोटा है, बहुत छोटा है, तो मुझे ना एक चीज़ें रखनी पड़ती है, मैं हर चीज़ को लिख दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं कैमरे में, यही होता है रीजन। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए, जिसका नाम है फ्यूचर विथ आशुतोष, आप वहाँ पे ज्वाइन होइए, ठीक है। और हाँ, ये फ्यूचर विथ आशुतोष को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे जुड़िए, आप मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, और मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज है मेरा, फ्यूचर विथ आशुतोष नाम से, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इसमें कोई फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपनी कहानियाँ भी डालता हूँ, कुछ अलग कहानियाँ हैं जो कि यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं डालते हैं, आप कर सकते हो अगर पर्सनली आप मुझसे ज्वाइन होना चाहते हो। और जिनके पास मेरा नंबर है, एक चीज़ मैं कहूँगा कि भाई आप कॉल मत किया करिए। आप कॉल करते हो, जैसे आप कॉल कर रहे हो, मैं क्लास बनाने चल रहा हूँ या मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉल मत करिए, आप व्हाट्सएप करिए। मैंने कहा था ना, मुझे कॉल उठाना किसी का पसंद नहीं है। अगर मैं आपके कॉल का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो आप सोचोगे कि सर बड़े भाव खा रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, सर बना हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। अकेले के बस के नहीं होता कि आप सभी का मैं एक साथ रिप्लाई कर दूँ। आप व्हाट्सएप करिए, समय रहते मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप टेलीग्राम पर जुड़िए, आप अपनी पढ़ाई करिए, हम अपनी पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे जो भी अच्छी बुरी चीज़ें लग रही कमेंट के माध्यम से बताइए हमको। कॉल करेंगे तो उम्मीद कम रहती है कि आपके कॉल का मैं प्रॉपर रिप्लाई दे सकूंगा, क्योंकि अगर आप इस टाइम मुझे कॉल कर रहे होंगे, जैसे अभी आप कॉल कर रहे होंगे, तो मेरा जो फ़ोन है, लैपटॉप है, सब बिजी हुआ है आपके वीडियो बनाने में, तो आपके कॉल से हो सकता है डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इसलिए कॉल नहीं, आप मैसेज डालिए, व्हाट्सएप मैसेज डालिए, जब भी मुझे आपकी ज़रूरत होगी आपको रिप्लाई कर दूंगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि सभी के रिप्लाई दूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। प्रामाणिकता देता है कि
प्रामाणिकता मांगता है या करता है। हाई कोर्ट इन्हीं मामलों में अपने अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों को स्थानांतरित पत्र के माध्यम से लेता है। जैसे कुछ अधीनस्थ न्यायालय में मामला चल रहा है, उसको हाई कोर्ट को लेना है, तो वो क्या करेगा, एक जारी करेगा, उत्प्रेषण करेगा, प्रमाणिकता के लिए अपने पास मामले को ले लेगा। और अधिकार परीक्षा के तहत, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है पूछना, वो पूछता है, हाई कोर्ट पूछेगा अपने अधीनस्थ न्यायालय या अधिकारियों को किस अधिकार के तहत आपने इस कार्य को किया। इस प्रकार ये पांच प्रकार के आपको रिट पढ़ाए जाएंगे। ये ज्यादा देखिएगा, बहुत सारे लोग हैं, देखिए बात में मुद्दे पे किसी का मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, ना मैं बेस्ट हूं, ना मतलब कहूंगा किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा यूट्यूब पे भी यही रिट पढ़ाने में एक एक घंटे लगा रहे हैं। भाई मत पढ़ाओ इतना ज़्यादा, इतना भी मत पढ़िए, इतना पढ़िए प्रॉपर। मैंने कहा ना कि आपके पास मैटर, बहुत ज़्यादा मैटर भी जान के नहीं रखना है। इतने में आप एक नोट्स बनाइए, जैसे ये आपका नोट्स है, आप समझ के रखिएगा कि 150 और 250 अंकों में 250 वर्ड में, शब्दों में आपको आंसर लिखना है। अगर ये 250 वर्ड में आया, ऐसा नहीं होगा कि रिट किसे कहते हैं, रिट को परिभाषित करिए, ऐसा नहीं होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों में मतलब डिफरेंट टाइप का ऐसा क्वेश्चन होगा कि रिट के अनुसार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की विवेचना करिए, ऐसे आया। और मुझे लगता है ये 150 वर्डों का होगा। तो 150 वर्डों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ड में, 100 नहीं 80 वर्ड में आपको ये लिखना है, 80 वर्ड में आपको रिट लिखना है। तो इससे ज़्यादा रिट के बारे में अगर आप लिख रहे हो ना, तो फिर मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लिखना भी नहीं कि टीचर को लगे कि बस रिट लिखे हैं और कुछ नहीं लिखे हैं। ये मेरी ओपिनियन है, अब बाकी आप कैसा करते हो ये अलग बात है। अब बात करते हैं आपकी आर्टिकल 32 हो गया, 32 की बात की है हम। 32 में मैंने बात किया आपसे कि 32 जो देता है अधिकार दे दिया। अब बात करते हैं आर्टिकल 33, 34 एंड 35 की। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 जो है वो स्वयं अधिकार दे रहा है कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर, फंडामेंटल राइट्स के हनन पर, मूल अधिकारों के हनन पर आप किस प्रकार उसकी रक्षा कर सकते हो, ये स्वयं अधिकार 32 दे रहे हैं, ठीक है। 32 ही फंडामेंटल राइट्स के रक्षक भी है और एक फंडामेंटल राइट भी है। ये कह रहा हूं मैं कि फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना भी एक फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना आर्टिकल 32 के तहत भी एक फंडामेंटल राइट्स है। ये क्वेश्चन आ सकता है या आया हुआ है किसी साल, मेरे ध्यान पे नहीं है, आप देख लीजिएगा। आर्टिकल 33 कहता है कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सशस्त्र बलों, पुलिस, अर्धसैनिक बलों, आर्मी हुआ, अर्धसैनिक बल हुआ, इन पर, इनके फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि इस जगह पे, जैसे आप छावनियों में जाइए, छावनी क्षेत्र में कुछ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है कि इसको नहीं बोल सकते भाई, सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते, या अपनी चीज़ों का नहीं जी सकते भाई, मतलब बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। उस पर मैं भी उतना बेहतरीन तरीके से नहीं जानता हूँ, शायद आप जितना जानते होंगे आप सब देखने वाले, अगर आप आर्मी फैमिली या अर्धसैनिक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो वो भी, उन पर प्रतिबंध अगर लगा रही है संसद लगा सकती है, कोई और नहीं, संसद, सिर्फ संसद लगा सकती है। तो आप इसके वायलेशन नहीं कहेंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे इसको लेके कि भैया हम तो आर्मी में हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं हुआ, ये एक अपवाद की तरह है। 34 कहता है फंडामेंटल राइट्स पर वहां प्रतिबंध लग सकता है जहां पर मार्शल लॉ लागू हो, मार्शल लॉ लागू हो, जहां पर मार्शल लॉ लागू है। अब मार्शल लॉ क्या होता है, ये केवल फंडामेंटल राइट्स को ही कवर करता है, ये केवल फंडामेंटल राइट्स को, केवल आर्टिकल 13 से लेके 35 तक जो भी लिखा गया है बात, उन्हीं को प्रभावित करता है। साधारण कानून से निलंबित किया जा सकता है इसको, और कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है इसको संविधान में इसको ना तो परिभाषित किया गया है, ना तो डिफाइन किया गया है, और ना ही विशेष प्रक्रिया है, ना तो कोई प्रोसेस है इसका मार्शल लॉ का। ये कुछ ही क्षेत्र में लागू हो सकता है, एक छोटा सा आपातकाल की तरह है, छोटा रूप है आपातकाल, लेकिन केवल जब आपातकाल को केवल फंडामेंटल राइट्स तक ही सीमित कर देंगे
तो वो हो जाएगा मार्शल लॉ। और केवल कुछ क्षेत्र में, केवल कुछ ही जगह पर, मतलब जैसे कुछ ही जगह पर एक क्षेत्र विशेष पर लग सकता है, क्षेत्र विशेष पर लग सकता है। ठीक है, इसके बाद आती है आर्टिकल 35 के बारे में यही छोटा सा लिख देता हूं कि ये फंडामेंटल राइट्स के बचाव संबंधी उपाय बताता है। ठीक है, बस ये नहीं पढ़ना है आपको, मतलब ये आ जाता है कि मतलब वो मतलब ये ना आपको यहाँ पे पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी में ये चीज़ें नहीं आएंगी, मतलब राज्य व्यवस्था में आपको नहीं देखना है। ये तो कानूनन अधिकार है कि कैसे आईपीसी वगैरह का यूज करेंगे, ये सब कैसे बचा सकते हैं, इसके उपाय सुप्रीम कोर्ट ने सुझाए हैं, संसद ने सुझाए हैं। ये बातें आपके सिलेबस में ही नहीं है, सही पूछिए तो यहाँ से सवाल आने ही नहीं है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, यहाँ पे हो गया संविधान की बात हो गई, सब चीज बातें हो गई। अब मैं एक लास्ट में आपसे एक वीडियो क्लिप चला रहा हूँ जिसमें मैं अपनी आवाज से पूरे फंडामेंटल राइट्स की बात करूंगा। लेकिन एक बात और कर दे रहा हूँ फिर से, किसी ने कमेंट किया था स्टार्टिंग 12 और 13 के बारे में। आर्टिकल 12 के बारे में मैंने बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा देता है, जो कि मैंने वीडियो नंबर 1 जिसको इंट्रोडक्शन कहा हूं फंडामेंटल राइट्स का, उसमें कवर किया है। और आर्टिकल 13 कहता है वे सभी विधि जो फंडामेंटल राइट्स की संगत में नहीं है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं, उनको सभी विधि जो फंडामेंटल राइट्स का नहीं मान रहे हैं वो विधि ऑटोमेटिकली खत्म माने जाएंगे। ये आर्टिकल 13 देता है। उम्मीद कर रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स की पूरी कड़ी आपको समझ में आ गई होगी। अब जो पॉलिटी में चलेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व चलेंगे, वो भी देखिएगा, आपको मजा आएगा, आपको पढ़ने की शैली भी पता चलेगी। छोटे छोटे क्लास क्लिप में मैं तोड़ के वीडियो को बनाता हूँ जिससे आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में भी एक मनोरंजन बना रहे। 12 राज्य की परिभाषा, 13 कानून जो फंडामेंटल राइट्स से असंगत है रद्द माने जाएंगे, 14 कानून के समझ समता, 15 धर्म जाति नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, 15 अवसर की समता, 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत, 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी, 20 अपराधियों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, 21 जीवन का अधिकार, 21A शिक्षा का अधिकार, 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, 23 मानव व्यापार और उनका संरक्षण, बालाश्रम संरक्षण, 25 धर्म की स्वतंत्रता, 26 धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, 27 धार्मिक प्रबंधन में कर भुगतान की स्वतंत्रता, वो कर ले सकते हैं, 28 शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक उपासना की जा सकती है, अल्पसंख्यक हित संरक्षण 29, 30 शैक्षणिक संस्थान और चलाने की और खोलने का अधिकार, 32 संवैधानिक उपचार।